हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं और इस पार्ट में हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले दोस्तों कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। देखो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में हमने हाफ ऑफ द फ्लूइड कंप्लीट कर दी। इसके बाद 5 से 6 लेक्चर और आएंगे और उसके बाद हमारा फ्लूइड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा दोस्तों ओसीएफ एंड मशीन। तो ओसीएफ में भी आपका 2 से 3 वीडियो और मशीन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यूज सर से पढ़ सकते हैं और अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। शॉर्ट में 3 से 4 लेक्चर इसमें लगेंगे। इस टाइप से हम पूरा कंप्लीट फ्लूइड कर लेंगे और यहाँ से दोस्तों आपके 7 से 8 या 8 से 9 जो भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चंस लग जाएंगे। देखो दोस्तों हमने टारगेट बेंच लॉन्च किया है फॉर एसएससी जेईई 2022 एंड 23। इसमें आपका डीडीए भी कंप्लीट हो जाएगा जो कि अपकमिंग एग्जाम है। 3 से 4 मंथ में हो जाएगा ये एग्जाम। तो आपको दोनों एग्जाम में अच्छा स्कोर मिल जाएगा अगर आप ज्वाइन करते हैं। तो देखो टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों चीजें मैं कराने वाला हूं आपको और दोनों चीजें दोस्तों हम एक तो शॉर्ट में करेंगे और अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्ट में कराऊंगा तो आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। सभी चीजें एक्सप्लेन करूंगा बट उतना पढ़ेंगे जितना पूछा जाता है। तो यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक्निकल से 75 to 80 मार्क्स। बहुत बड़ा स्कोर है बट ये जो मैं नोट्स बना रहा हूं दोस्तों ये मैं अपने ही नोट्स बना रहा हूं जिससे मैं स्टडी करता था, ठीक है, एग्जाम के टाइम। तो मेरे लास्ट एग्जाम में 89 मार्क्स थे। तो इसी यहाँ पे बोल रहा हूँ दोस्तों 75 to 80 मार्क्स आप आराम से ले आएंगे अगर आप पूरी प्रॉपर क्लासेस करते हैं। और वहीं पे दोस्तों नॉन टेक में इंक्लूडिंग रीजनिंग यहाँ पे भी आपका 70 to 80 स्कोर रहने वाला है। तो आप देखेंगे दोस्तों ओवरऑल आप 150 क्रॉस कर जाएंगे जो कि एक डिसेंट स्कोर माना जाता है एसएससी में। अगर आप 150 टच या क्रॉस कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आपको मेंस में 15 से 20 नंबर की लीड मिलने वाली। भाई देखो अगर आप 150 भी टच कर जाते हैं तो कम से कम 20 नंबर की लीड आपको मिल जाएगी। मतलब आप एक लॉन्ग क्वेश्चन वहां पे आपको कम करना होगा। तो इसलिए आपने ज्वाइन करना है दोस्तों, इनरोल करना है। नंबर आपको पता होगा मेरा, हर वीडियो में बताता हूं मैं, 9568738917। और दोस्तों हमने बहुत ही कम फीस रखी है। देखो टेक्निकल सभी पढ़ाते हैं पर बहुत टाइम लग जाता है। आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ 7 से 8 मंथ। इसमें आपने सभी सब्जेक्ट को करना भी है प्लस उनका रिवीजन भी करना है। नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे, नोट्स की टेंशन मत लेना। जो भी नोट्स बना रहा हूं मैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो 7 से 8 मंथ में कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताऊंगा और उसी के आधार पर हम दोस्तों सभी लेक्चर्स को बना रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रीमलाइन के बारे में बताया बट हमने स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन मिस कर दिया। चलिए आज पहले उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यह है दोस्तों स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछता है, बस इसका आपने इक्वेशन याद रखना है। ऐसे सिंपल डेरिवेशन होता है दोस्तों, इस टाइप से हम करते हैं। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट मानते हैं एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। इन पर हमारी जो वेलोसिटी आती है फिर हम ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लगा के ये वाला रिलेशन बना लेते हैं। देखो दोस्तों ये है dx अपॉन u, dy अपॉन v, dz अपॉन ओमेगा। u क्या है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ फ्लो, v क्या है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ फ्लो और ओमेगा क्या है दोस्तों, z डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है, एक बार में ही ध्यान में आ जाए। अब हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वहां से दोस्तों काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो यहां से कैसा क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले बनता है दोस्तों ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो देखो ये होता है दोस्तों बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास
विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान रखना है दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ मास पर होता है बट इसमें हम टाइम भी इन्वॉल्व करते हैं, मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक पर्टिकुलर हमने सेक्शन लिया, जितना मास फ्लो रेट या फिर मास पर टाइम यहां से एंटर करेगा उतना ही मास पर टाइम दोस्तों यहां से बाहर निकलेगा। इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, मतलब मास यहाँ पे कंजर्व है। यहाँ पे लिखा है मास इनफ्लो इन ए फिक्स रीजन शुड बी इक्वल टू मास आउटफ्लो फ्रॉम दैट फिक्स रीजन इन ए पर्टिकुलर टाइम। मतलब यहाँ पे मास फ्लो रेट की बात की गई, मास फ्लो रेट, जिसको हम लिखते हैं दोस्तों m डॉट से। तो इसका मतलब क्या है, m1 इक्वल टू m2, ये आपका m डॉट 1 इक्वल टू m डॉट 2 होना चाहिए। इसी को बोलते हैं दोस्तों कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। जब इसको मैं आगे एक्सपेंड करूंगा तो कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो ये लिख रखा है मैंने, m डॉट 1 इक्वल टू m डॉट 2। m डॉट को हम लिखते हैं दोस्तों रो इंटू क्यू से, तो ये हो जाएगा रो क्यू 1 इक्वल टू रो 2 क्यू, और क्यू को हम लिखते हैं दोस्तों डिस्चार्ज a इंटू वी, तो इसको लिखेंगे ऐसे। अब देखो यहाँ पे रो ए वी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक, ये दोनों बराबर है मतलब कॉन्स्टेंट है, जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, सिंपल सी बात। अब बात करेंगे दोस्तों, ये इक्वेशन सभी के लिए वैलिड होती है, मतलब इस इक्वेशन में दोस्तों ये कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए भी वैलिड होगी, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए भी वैलिड होगी। बट अगर हम बात करें इनकंप्रेसिबल फ्लो की, तो रो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये तो आप सभी जानते हैं। तो ये बनेगी इक्वेशन आपकी a इंटू, मतलब रो कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों, रो कांस्टेंट हो जाएगा तो ये बनेगा a इंटू वी, ठीक है। अब जब a इंटू वी हम लिखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका डिस्चार्ज। a इंटू वी को क्या लिखते हैं, डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट, यही आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं। From this equation, it is clear that V1 and V2 at section 11 and section 22 do not change with time, hence flow will be steady and incompressible। देखो दोस्तों, ये हमने दो सेक्शन मार्क किए। इस सेक्शन पर हमने वेलोसिटी ली है V1 क्योंकि सेक्शन 11 है, ये सेक्शन 22 है तो वेलोसिटी आएगी V2। अब जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं दोस्तों A1 V1 बराबर A2 V2, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो V1 है और यहाँ पे जो दोस्तों V2 है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। भाई अगर टाइम के साथ चेंज होंगे तो फिर हम कैसे लिख पाएंगे कोई इक्वेशन को, फिर तो V1 बदलता रहेगा, V2 बदलता रहेगा। इसलिए हम बोलते हैं जो ये इक्वेशन आई है ये है दोस्तों स्टडी फ्लो के लिए, क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, फ्लो कैसा है इस रीजन में दोस्तों, इस रीजन में फ्लो है आपका स्टडी फ्लो। देखो V1 कांस्टेंट रहेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, V2 कांस्टेंट रहेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या है, इस पूरे रीजन में फ्लो कैसा होने वाला है, स्टडी फ्लो होने वाला है। और इनकंप्रेसिबल हम पहले ही देख चुके हैं, तो जो हमने अभी इक्वेशन लिखी है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये है दोस्तों फॉर इनकंप्रेसिबल एंड स्टडी फ्लो। चलिए इसी को हम 3D फ्लो के लिए देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, जनरल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर 3D, इसको लिखते हैं डो रो अपॉन डो टी प्लस डो अपॉन डो एक्स रो इंटू यू प्लस डो अपॉन डो वाई रो इंटू वी प्लस डो अपॉन डो जेड रो इंटू ओमेगा। यहां पे अगर बात की जाए स्टडी फ्लो के लिए, तो पहली बात तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये दोनों के लिए वैलिड होती है, स्टडी के लिए होती है और अनस्टडी के लिए। यूनिफॉर्म के लिए भी हो सकती है दोस्तों और नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी, दोनों के लिए वैलिड होगी। कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल के, मतलब सभी के लिए ये इक्वेशन आपकी वैलिड होगी। ये एक जनरल इक्वेशन इसलिए बोलते हैं। बट अगर हम बात करें स्टडी फ्लो के लिए, तो स्टडी फ्लो के लिए दोस्तों हम सभी जानते हैं फ्लो के जो भी पैरामीटर हैं वे टाइम के साथ कांस्टेंट रहते हैं। इसका मतलब क्या है, उनका डेरिवेटिव भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब 0।
ये 0 हो जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन बचेगी ये बचेगी। स्टेडी फ्लो के लिए ये इक्वेशन बचेगी। अब हम बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए रो आपका कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है, रो को हम बाहर निकाल के इधर ले पहुंचा देंगे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, रो को इधर ले जाएंगे और 0 में ले आए। तो इक्वेशन बचेगी आपकी लास्ट में डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो वी अपॉन डो वाई प्लस डो ओमेगा अपॉन डो जेड। ये इक्वेशन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी को बोलते हैं दोस्तों कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल एंड स्टेडी फ्लो। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने नोट लिखा है, फ्लो विल एग्जिस्ट ओनली इफ इट सेटिस्फाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड फ्लो विल बी स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। देखो अगर फ्लो होना है तो फ्लो को कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा, मतलब ये वाली इक्वेशन बराबर आनी चाहिए 0 के, तभी हम मानेंगे दोस्तों कि ये पूरी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड होगी। अगर फ्लो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फ्लो आपका पॉसिबल है, अदरवाइज फ्लो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, आगे चल के इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों एक्सीलरेशन के बारे में। देखो इसका भी डेरिवेशन नहीं करेंगे। एक्सीलरेशन हम तीनों डायरेक्शन में चेक करने वाले हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में। देखो यहां पे मैंने लिखा है एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, तो ध्यान रखना है एक्स डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, यू। तो यू का हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, जो आ जाएगा डी यू अपॉन डो टी, दो यू अपॉन डो टी आ गया दोस्तों। फिर हम क्या करेंगे, प्लस यू दो यू अपॉन डो एक्स प्लस वी दो यू अपॉन डो वाई प्लस ओमेगा दो यू अपॉन डो जेड। इसको याद करने का क्या तरीका है, ये तो आपको याद हो जाएगा। देखो u फिर v फिर ओमेगा, सभी में ऐसे चलना है, u v ओमेगा, सभी में आपका u v ओमेगा रहेगा। चेंज क्या होगा दोस्तों, चेंज ये होगा, अगर x है तो सभी में u आएगा, y है सभी में v आएगा और z है सभी में ओमेगा है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब देखो ये वाली टर्म्स है दोस्तों, ये वाली कॉलम है, इसमें जो डी यू अपॉन डो टी डो वी अपॉन डो टी डो ओमेगा अपॉन डो टी, ये सभी क्या है दोस्तों, ये हैं आपके लोकल एक्सीलरेशन। मतलब यहां पे टाइम के साथ हम वेरिएशन देख रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं इसको लोकल एक्सीलरेशन, और इसी को बोलते हैं टेम्पोरल एक्सीलरेशन। टी से मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूं, टी से टाइम और टी से टेम्पोरल। तो लोकल एक्सीलरेशन या टेम्पोरल एक्सीलरेशन किसको बोलेंगे, जो ये कॉलम में दिए, और रिमेनिंग को बोलेंगे दोस्तों हम कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। जो ये बचे हैं इनको क्या बोलेंगे, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, जिसमें हम स्पेस के साथ वेरिएशन देख रहे हैं। अगर टाइम के साथ वेरिएशन देख रहे हैं दोस्तों, एक्सीलरेशन देख रहे हैं, तो लोकल एक्सीलरेशन, और स्पेस के साथ तो कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। आगे चलते हैं। देखो अगर हम बात करें दोस्तों लोकल एक्सीलरेशन की, जो कि टाइम के साथ है, स्टेडी फ्लो के लिए क्या होता है, जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। और एक्सीलरेशन कब आएगा, जब वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा तभी एक्सीलरेशन आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है जो आपका लोकल एक्सीलरेशन है इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो वो कैसा होगा, 0 होगा। और अनस्टेडी फ्लो में ये कांस्टेंट नहीं होता है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि वहां पे लोकल एक्सीलरेशन आने वाला है, मतलब लोकल एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा। अब बात करें कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन की, जो कि स्पेस के साथ रिलेटेड होता है। तो हमने बात की थी यूनिफॉर्म में, तो यूनिफॉर्म फ्लो में फ्लो पैरामीटर जैसे कि दोस्तों वेलोसिटी, ये स्पेस के साथ चेंज नहीं होती है। मतलब अगर स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, स्पेस के साथ जो एक्सीलरेशन है वो भी चेंज नहीं, मतलब वो भी नहीं आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन आपका 0। ठीक है,
तो इसी चीज को मैंने टेबल में बना के आपको देखो, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ फ्लो, यहाँ पे लिखा है कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, यहाँ पे लिखा है दोस्तों टेम्पोरल एक्सीलरेशन। बात करें स्टेडी फ्लो के लिए तो टेम्पोरल एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। यूनिफॉर्म फ्लो के लिए कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। मतलब स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो के लिए दोनों एक्सीलरेशन 0। यहाँ पे स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म के लिए देखो, नॉन यूनिफॉर्म है मतलब उसमें कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन आएगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, जबकि स्टेडी फ्लो है तो टेम्पोरल एक्सीलरेशन आपका 0। ऐसे ही दोस्तों अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म के लिए हम देख रहे हैं तो यूनिफॉर्म है तो कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन 0, अनस्टेडी है तो वहां पे दोस्तों टेम्पोरल एक्सीलरेशन आपका एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये आपका 0 नहीं होगा। अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म के लिए दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो ये टेबल आपने ध्यान रखनी है, वैसे इसका कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखने वाले हैं वोर्टिसिटी एंड सर्कुलेशन। देखो दोस्तों, वोर्टिसिटी क्या होती है? ये होती है 2 टाइम रोटेशनल कंपोनेंट, मतलब ओमेगा। 2 टाइम इंटू ओमेगा को क्या बोलते हैं? वोर्टिसिटी बोलते हैं। और वहीं पे सर्कुलेशन को बोलते हैं दोस्तों वोर्टिसिटी इंटू एरिया ऑफ फ्लो। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वोर्टिसिटी किसके इक्वल होती है? 2 टाइम रोटेशनल कंपोनेंट, और सर्कुलेशन वोर्टिसिटी इंटू एरिया ऑफ क्लोज लूप, इस टाइप से। तो इसका एरिया लेंगे और वोर्टिसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका सर्कुलेशन। अब बात करते हैं फॉर ई रोटेशनल फ्लो। तो देखो दोस्तों, ऐसा फ्लो जो रोटेट नहीं करता है, रोटेट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है? उसमें रोटेशनल कंपोनेंट ओमेगा 0 होगा। ओमेगा 0 होने का मतलब है वोर्टिसिटी 0 होगी और सर्कुलेशन 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं फॉर ई रोटेशनल फ्लो वोर्टिसिटी 0, सर्कुलेशन 0। फ्लो इनसाइड द बाउंड्री लेयर, आप सभी समझते हैं बाउंड्री लेयर के अंदर विस्कोसिटी का इफेक्ट आता है, शियर फोर्स लगती है जो कॉज करती है दोस्तों रोटेशन। मतलब इनसाइड द बाउंड्री लेयर कैसा फ्लो होता है? रोटेशनल फ्लो होता है। और रोटेशनल फ्लो में ओमेगा कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ओमेगा एग्जिस्ट करता है। तो ओमेगा एग्जिस्ट कर रहा है, वोर्टिसिटी भी एग्जिस्ट करेगी, सर्कुलेशन भी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों वोर्टिसिटी 0 नहीं होगी, मतलब एग्जिस्ट करती है। ऐसे बात करेंगे दोस्तों फ्लो आउटसाइड दी बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर के बाहर जो फ्लो हो रहा है वो कैसा होता है? इरोटेशनल फ्लो होता है। क्योंकि दोस्तों बाउंड्री लेयर के बाहर क्या होता है? जितनी भी लेयर्स हैं वे सभी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से चलती है, मतलब कि उनमें वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होता है, वहां पे विस्कोसिटी नहीं आती है, वहां पे शियर फोर्स नहीं लगती है, इसलिए वहां पे दोस्तों ई रोटेशनल फ्लो होता है। और ई रोटेशनल फ्लो में ओमेगा 0 होता है, इट मींस वोर्टिसिटी आपकी क्या होगी? 0। ये सभी पॉइंट आपने अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए अब चलते हैं दोस्तों फ्लो नेट। फ्लो नेट क्या है दोस्तों? ये आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं फ्लो नेट। एक जाल है फ्लो का जिसमें हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। एक है दोस्तों आपकी इक्विपोटेंशियल लाइन, इस टाइप से। ये φ1 है, ये φ2 है, ये φ3 है, ये φ4 है। एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ये परपेंडिकुलर क्यों होते हैं बात करेंगे आगे चल, ठीक है। φ1, φ2 एंड φ3, ये दोस्तों स्ट्रीम फंक्शन लाइन है या स्ट्रीम लाइन है। ये दोस्तों इक्विपोटेंशियल लाइन है। अब देखो हर एक लाइन के लिए स्ट्रीम फंक्शन भी कांस्टेंट रहेगा और आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन भी कांस्टेंट है। मतलब इस पर्टिकुलर लाइन के लिए हम बोलेंगे तो इसके लिए होगा φ1, ψ1, इसके लिए बोलेंगे इसके लिए होगा ψ2, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों इस लाइन के लिए φ4 कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए φ3 कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए φ2 और इसके लिए φ6। ये सभी चीजें आपने ध्यान रखनी है, आगे चल के मैं इसको प्रूव भी करने वाला हूं। अब पहला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लो नेट हम क्यों बनाते हैं? फ्लो नेट का क्या यूज है? हर एक चीज का यूज होता है, ऐसे तो हम फालतू चीजें नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो फ्लो नेट का यूज है दोस्तों, फ्लो नेट हम यूज करते हैं या ड्रॉ करते हैं टू
फाइंड आउट द रेट ऑफ फ्लो, या फिर आप बोल सकते हो डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को निकालने के लिए ही हम दोस्तों फ्लो नेट बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप। अब चलिए आगे चलते हैं। अब जानेंगे दोस्तों स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा। इट इज डिफाइंड एज द स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये दोस्तों एक स्केलर फंक्शन है, किसका, इसको लिखेंगे साई, और ये फंक्शन हो जाएगा स्पेस एंड टाइम का। सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन एक्स या वाई, ठीक है, गिव्स द वेलोसिटी पोटेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू दैट डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज। चलिए जानते हैं इसको डायग्राम की हेल्प से। देखो दोस्तों, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों साई की। तो साई का पार्शियल डेरिवेटिव तो डो साई हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन। अगर मैं ये वाली डायरेक्शन ले रहा हूं तो डो एक्स लिखेंगे। गिव्स वेलोसिटी एट राइट एंगल, वेलोसिटी एट राइट एंगल। तो राइट एंगल देखो कौन कौन सा हो सकता है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, बट वहां पे एक वर्ड और ऐड किया गया है, इन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये किस डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वेलोसिटी देगा। और किस डायरेक्शन में दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा आ रहा है, ये वाली डायरेक्शन है, मतलब प्लस वाई आ रहा है, ना कि माइनस वाई। तो प्लस वाई पे प्लस वी वेलोसिटी होगी, तो यहां पे ये बताएगा हमको v। ऐसे दोस्तों हम बात करें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो देखो y के रेस्पेक्ट में हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट देगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है दोस्तों, ये है, और इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, माइनस एक्स, और इस पे जो वेलोसिटी आएगी वो होगी माइनस यू, तो ये देगा दोस्तों माइनस यू। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देखो ये है v। तो v की परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, x, और u की परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी y, ठीक है। इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर 2D फ्लो। ये दोस्तों 2D फ्लो के लिए ही डिफाइन होता है, मतलब कि x एंड y के लिए, z के लिए इसको डिफाइन नहीं करते। अब आगे चलेंगे, अब जानेंगे दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। क्या प्रॉपर्टीज होती है स्ट्रीम फंक्शन की। सबसे पहला प्रॉपर्टी है 2D फ्लो के लिए वैलिड होता है, अभी हमने देखा, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ मास पर। कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होता है, तो इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए हर हाल में। मतलब अगर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसका वजूद है, वो एग्जिस्ट करता है, इट मींस वो सेटिस्फाइड करेगा दोस्तों, सेटिस्फाई करेगा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सेटिस्फाई करता है। देखो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन 2D फ्लो के लिए, ये हो जाएगा डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो वी अपॉन डो वाई। ये कंप्लीट इक्वेशन होती है। अगर कोई इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब इसका वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है, तभी हम मानेंगे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। अभी हमने देखा जो u होता है वो होता है माइनस डो साई अपॉन डो वाई, और v होता है दोस्तों माइनस डो साई अपॉन डो एक्स। यहां पे रखेंगे u और v की जगह इनको रखेंगे, ये तो प्लस हो जाएगा ना, हाँ ये प्लस होगा। चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा डो अपॉन डो एक्स माइनस u रखेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों डो साई अपॉन डो वाई, प्लस करेंगे फिर से डो अपॉन डो एक्स, वाई होगा, v का वैल्यू रखेंगे तो डो साई अपॉन
2x। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है भाई, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये हो रहा है 0। अगर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो हर हाल में दोस्तों कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, फ्लो वहां पे होने वाला है, मतलब फ्लो वहां पे अकर होगा, फ्लो एग्जिस्ट करेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट ये कि अगर साई एग्जिस्ट करता है तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी और फ्लो वहां पे अकर होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी। डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं दोस्तों मोड ऑफ साई1 माइनस साई2। मोड ऑफ साई1 माइनस साई2 को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है एसएससी, तो आपने ध्यान रखना है। बात करेंगे 4th पॉइंट की, इट इज वैलिड फॉर बोथ रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। चलिए चेक करते हैं कि कैसे वैलिड हो सकता है दोनों के। तो वही अपनी रोटेशनल इक्वेशन लगाते हैं। तो देखो स्ट्रिंग फंक्शन दोस्तों एक्स और वाई का फंक्शन है, तो हमको रोटेशनल कंपोनेंट भी इसी में निकालना होगा। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा जेड हाफ, यहां पे लिखेंगे 2x, यहां पे लिखेंगे 2y, और ऊपर क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका अपोजिट यहां पे आ जाएगा 2v और इसका अपोजिट यहां पे आ जाएगा 2u। ठीक है, इसी को बोलते हैं दोस्तों ओमेगा जेड। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, v को लिखेंगे 2 साई अपॉन 2x और u को क्या लिखेंगे माइनस 2 साई अपॉन 2। चलिए रखते हैं यहाँ पे, इसको तो हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं होगा। तो ओमेगा जेड क्या हो जाएगा, ओमेगा जेड हो जाएगा 2 अपॉन 2x, v का वैल्यू रखेंगे तो 2 साई अपॉन 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन 2y, v का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों ये v है, ठीक है, सॉरी ये u है, u का वैल्यू रखेंगे तो u का वैल्यू ये आएगा आपका 2 साई अपॉन 2y। देखो ये आ रहा है आपका 2 स्क्वायर साई अपॉन 2x स्क्वायर, क्योंकि नीचे दोनों बराबर है, प्लस 2 स्क्वायर साई अपॉन 2y स्क्वायर। देखो दोस्तों ये 0 नहीं आया है, कि 0 नहीं आया है इसका मतलब क्या है, फ्लो कैसा होगा, रोटेशनल फ्लो होगा। नहीं भाई, अगर कहीं पे रोटेशनल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है इसका मतलब क्या है, वो फ्लो रोटेशनल होगा। तो ये फ्लो कैसा होगा, रोटेशनल। तो पहली बात तो ये कि फाई आपका रोटेशनल फ्लो के लिए भी वैलिड होता है। अब चेक करते हैं कि ई रोटेशनल फ्लो के लिए कैसे वैलिड होगा। ई रोटेशनल फ्लो के लिए क्या होना चाहिए, ओमेगा जेड को 0 होना चाहिए। ओमेगा जेड को 0 होने का मतलब है इसको 0 होना चाहिए, और इसी को बोलते हैं दोस्तों लैपलेस इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं, लैपलेस इक्वेशन। अगर फाई सेटिस्फाई करता है लैपलेस इक्वेशन को, तभी जाके वो फ्लो कैसा होगा, ई रोटेशनल फ्लो होगा दोस्तों। ये सभी चीजें मैंने वहां पे लिख रखी है, ठीक है। इफ फाई सेटिस्फाई लैपलेस इक्वेशन देन फ्लो विल बी ई रोटेशनल। फ्लो कैसा होगा, ई रोटेशनल होगा, मतलब कि रोटेशनल कंपोनेंट वहां पे 0 होगा और वो सेटिस्फाई करेगा दोस्तों लैपलेस इक्वेशन। फॉर एनी स्ट्रीम लाइन फाई आपका जो साई है वो आपका कांस्टेंट, किसी भी स्ट्रीम लाइन के लिए साई की वैल्यू आपकी कांस्टेंट, ध्यान रखना। चलिए जानते हैं कैसे। देखो स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन हमने देख रखा है, 2x अपॉन यू इक्वल टू 2y अपॉन 2d में ले रहे हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूं, 2x इंटू वी बराबर u 2y, ठीक है।
v को हम क्या रखेंगे, v को रखेंगे दो साई अपॉन दो एक्स, और u को क्या रखेंगे दोस्तों, माइनस दो साई अपॉन दो वाई। रखिए यहाँ पे, रख के देखते हैं, तो ये आ जाएगा दो साई अपॉन दो एक्स इंटू दो एक्स इक्वल टू माइनस दो साई अपॉन दो वाई इंटू दो वाई। दो वाई से दो वाई कैंसिल आउट और दो एक्स से दो एक्स कैंसिल आउट। यहाँ पे बचेगा दो साई इक्वल टू माइनस दो साई, दोनों इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा टू दो साई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, दो साई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई या एक्सट्रीम फंक्शन इक्वल टू जीरो। किसी का भी अगर डेरिवेटिव जीरो होता है तो वो कैसा फंक्शन होता है, तो मतलब कैसा होता है दोस्तों, क्वांटिटी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव आपका जीरो होता है। तो इसलिए बोलेंगे हम साई किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन की, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर लाइन की बात की है, पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन की, ठीक है, तो उसके लिए कांस्टेंट होता है। किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे तो साई ही आएगा आपका। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, फ्लो विल नॉट अकर अक्रॉस द स्ट्रीम फंक्शन। क्योंकि हम पहले भी चेक कर चुके हैं कि स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस कोई भी फ्लो नहीं होता है, इसलिए किसी भी स्ट्रीम फंक्शन के अक्रॉस कोई भी फ्लो नहीं होगा, हमेशा दोस्तों अलोंग दी स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। यह है दोस्तों आपकी लैपलेस इक्वेशन, यहाँ पे हम जीरो लिख लेंगे इसके बराबर, इसको कंप्लीटली बोलते हैं लैपलेस इक्वेशन। आगे चलते हैं, अब हम जानेंगे दोस्तों वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। चलिए पढ़ते हैं इसको। इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, नेगेटिव डेरिवेटिव, नहीं ये होगा नेगेटिव फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। यहाँ पे दोस्तों परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, यहाँ पे उसी डायरेक्शन की बात की है जिसके रेस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। ये x है, ये y है और ये z है। यहाँ पे होगा u, यहाँ पे v, यहाँ पे ओमेगा। तो देखो यहाँ पे माइनस बोल रखा है दोस्तों, माइनस मतलब दो फाई अपॉन दो एक्स, हम इसमें ले रहे हैं तो क्या देगा, u देगा। वहीं पे दोस्तों v की बात कर रहे हैं, मतलब y की बात कर रहे हैं, तो दो फाई अपॉन दो y क्या देगा, v देगा। और इसकी बात कर रहे हैं तो ये देगा हमको दो फाई अपॉन दो z इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यह है दोस्तों सभी। तो उसमें इसी मतलब सेम डायरेक्शन की बात करते हैं, जिस डायरेक्शन का आपने वेलोसिटी लेना है उसी डायरेक्शन में आपने मतलब उसकी डायरेक्शन लेनी, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों, अब हम इसकी प्रॉपर्टी जानेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है, देखो ये वैलिड होता है 3D फ्लो के लिए, अभी हमने देखा स्केलर फंक्शन है। इट विल ओनली सेटिस्फाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इफ लैपलेस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एंड फ्लो विल एग्जिस्ट। देखो दोनों में अंतर क्या है, वहां पे दोस्तों साई एग्जिस्ट करता है, साई एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो हमेशा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन मतलब फाई, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फ्लो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा लैपलेस इक्वेशन। अगर वो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी और वहां पे फ्लो होगा। और अगर वो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब फ्लो नहीं। तो दोनों केस में एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं इट डज नॉट फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को डायरेक्ट क्या कर है दोस्तों, सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब जाके कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। चलिए जानते हैं कैसे। हम लिखेंगे दोस्तों दो u अपॉन दो एक्स, चलो एक ही उसमें बात कर लेते हैं 2D में, ठीक है। दो v अपॉन दो y, ये है दोस्तों कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है।
प्लस में लिखेंगे इक्वल टू 0, 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, u को हम क्या लिखेंगे, u को लिखेंगे माइनस दो फाई अपॉन दो एक्स, और v को क्या लिखेंगे माइनस दो फाई अपॉन दो। रखते हैं यहाँ पे, तो दो अपॉन दो एक्स माइनस दो फाई अपॉन दो एक्स प्लस दो अपॉन दो वाई माइनस दो फाई अपॉन दो वाई। अब इसको जब आगे एक्सपेंड करेंगे तो दो अपॉन दो स्क्वायर फाई अपॉन दो एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये भी माइनस हो जाएगा, दो स्क्वायर फाई अपॉन दो वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये 0 के बराबर नहीं है, इट मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दोस्तों कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। जब माइनस बाहर निकालते हैं तो इक्वेशन बनेगी आपकी दो स्क्वायर फाई अपॉन दो एक्स स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर वाई अपॉन दो वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं लैपलेस इक्वेशन। मतलब ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर इसने लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब अगर ये 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब है पहले ये लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, उसके बाद ही दोस्तों कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। भाई ये अगर 0 आ गया तो उसका मतलब है आपने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है, वैलिड फॉर ओनली ई रोटेशनल फ्लो, जबकि स्ट्रीम फंक्शन दोनों के लिए वैलिड होता है। वो सिर्फ इरोटेशनल फ्लो के लिए तब वैलिड होता है जब वो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे दोस्तों उल्टा है, ये सिर्फ इरोटेशनल फ्लो के लिए वैलिड होता है। तो चलिए जानते हैं क्या। तो लिखेंगे ओमेगा जेड इक्वल टू, हाफ को हटा देते हैं, दो वी अपॉन दो एक्स माइनस दो यू अपॉन दो वाई। तो रखेंगे v और u का वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, दो स्क्वायर फाई अपॉन v में हम क्या लेते हैं दोस्तों, y लेते हैं, v में हम y लेते हैं, तो ये आ जाएगा दो एक्स दो वाई। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो स्क्वायर फाई अपॉन दो एक्स दो वाई, ये दोनों कट जाएंगे। तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं दोस्तों, मतलब कि ओमेगा जेड आपका 0 आ रहा है। ओमेगा जेड अगर 0 आ रहा है तो कैसा फ्लो होगा, इरोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, ध्यान रखना है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट, फ्लो ऑलवेज अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। देखो फ्लो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में अकर होता है, मतलब अगर फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये तो आपको पता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, पोटेंशियल क्या है दोस्तों, दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस। ये एक लाइन है, ये एक लाइन, तो फ्लो हो रहा है ऐसे, तो इनके दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, ये ज्यादा होगा ये कम, ये कम होगा ये ज्यादा होगा, ये कम होगा ये ज्यादा। तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इसी डायरेक्शन में दोस्तों पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर लास्ट है आज का लास्ट पॉइंट, स्ट्रीम फंक्शन लाइन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन मीट ऑर्थोगोनली टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे मीट करते। चलिए जानते हैं कैसे। हमने अभी देखा साई क्या होता है दोस्तों, फंक्शन होता है एक्स एंड वाई का, टी का भी होता है, टी को हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हम एक्स एंड वाई की बात कर रहे हैं। इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेशन करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा दो साई, इधर लिखेंगे हम दो एक्स अपॉन दो साई अपॉन दो एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस दो साई अपॉन दो वाई इंटू डी वाई, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम v, इसको लिखते हैं हम माइनस यू, दोनों को यहां पे रखेंगे, ये हो जाएगा दो साई इक्वल टू v डी एक्स माइनस यू डी वाई। अब देखिए हमने बोला था दोस्तों कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन के लिए साई का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो हो जाएगा।
तो इसको तो 0 लिखेंगे। इस इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, ये हो जाएगा v dx माइनस u dy। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, दोनों को इधर ले आएंगे, तो v dx इक्वल टू u dy। तो ये हो जाएगा दोस्तों dy अपॉन dx, जिसको हम स्लोप लिखते हैं, ये क्या है दोस्तों, स्लोप। ठीक है, ये हो जाएगा v अपॉन। तो ये तो बात की हमने स्ट्रीम फंक्शन के लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए, जो होता है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसको भी करेंगे। तो ये हो जाएगा डो फाई इक्वल टू डो फाई अपॉन डो एक्स डी एक्स प्लस डो फाई अपॉन डो वाई इंटू डी वाई। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे माइनस के u, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस के v। तो लिखेंगे, ये भी आपका 0 हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस u इंटू डी एक्स माइनस v इंटू डी वाई। ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डी यू u इंटू डो एक्स इक्वल टू v इंटू डो। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, डो वाई अपॉन डो एक्स निकालने वाले हैं दोस्तों, तो किसी को स्लोप बोलते हैं। तो ये हो जाएगा u अपॉन v। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। स्ट्रीम फंक्शन में जो हमने निकाला डी यू अपॉन डी एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, वहां पे माइनस वी अपॉन यू था, और यहाँ पे दोस्तों u अपॉन वी। तो ये दोनों कट जाएंगे, -1 बचेगा। अगर दो स्लोप दोस्तों m1 एंड m2, इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दोस्तों कि दोनों लाइन जिनका स्लोप m1 एंड m2 है, वे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, वे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो स्ट्रीम फंक्शन लाइन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन लाइन दोनों 90 डिग्री पर आपस में मिलकर। तो देखो, ये हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम चालू करेंगे दोस्तों फ्लूइड डायनामिक्स। इस पर भी आपकी 2 वीडियो आएंगी और कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, और प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।